नमस्कार। पिछला जो हफ्ता रहा है भारतीय कॉरपोरेट जगत, सरकार और आम जनता के लिए बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है। उतार चढ़ाव मतलब वैसा जैसा फिल्मों में होता है। थ्रिलर फिल्म में देखें आपने, एक्शन जब चेज चल रहा होता है, कभी हीरो आगे, कभी विलन आगे, कभी ये आगे, कभी वो आगे, और पूरा क्योस इधर उधर। कभी कहीं मेज टूट रहा है, कहीं किसी की रेडी टूट रही है, कहीं घर टूट रहा है, शीशे फूट रहे हैं। ऐसा ही माहौल था पिछले हफ्ते, या फिर यूं कहें कि पिछले एक दो हफ्तों में। दरअसल एक के बाद एक सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, बाहर बाहर के लोग अब सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ एक से बढ़कर एक योजनाएं बना रहे हैं और वो भारत को गिराने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में हुआ यूं है कि एक के बाद एक चीज़ें सामने आ रही हैं, और वो जो बबल बनाया गया था कि एकदम करप्शन फ्री सरकार जहाँ पे घोटाले का नाम नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना, और इमेज बनाने की भरपूर कोशिश लगातार 8 वर्षों में की गई, मीडिया खरीद के और सिविल सोसाइटी के दिमाग में डर पैदा करके। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कातिल कब तक कत्ल छुपाएगा, एक छोटा सा सुराग और उसके कत्ल की कहानी सरेआम होगी। वही हुआ है। आप देखिए, हाइडेनबर्ग रिसर्च जो एक 5 लोगों के काम करने वाली संस्था है, उसने एक अडानी जैसे बड़े बिजनेस हाउस को अर्श से फर्श पिला दिया है। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ईमानदार पत्रकारिता अगर कहीं भी होगी, दुनिया के किसी भी कोने में होगी, तो कोई भी बड़ी संस्था, सरकार या फिर ये कॉरपोरेट जगत के बड़े बड़े धुरंधर लोगों के हकों को नहीं मार पाएंगे। यही ये सरकार नहीं चाहती, यही ये कॉरपोरेट सेक्टर के बड़े बड़े जो महारथी हैं वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाए, और इसीलिए आज का मीडिया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक पल में, हर एक उनकी गतिविधि को उनके साथ खड़े होकर उनका समर्थन कर रहा है। इस डिस्कशन से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे पत्रकारिता लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर पत्रकारिता मर गई तो लोकतंत्र नहीं रह पाएगा। अगर हाइडेनबर्ग रिसर्च ये खुलासा नहीं करता तो जो सारे घोटाले हैं और जो फ्री रन गवर्नमेंट ने दिया हुआ था अडानी ग्रुप को, उनके ऑफशोर कंपनीज हैं मॉरिशस में, यहाँ वहाँ, या फिर उनका जो जखीरा है करप्शन का, लेन देन में झूठ और मैनिपुलेशन का, वो खुल नहीं पाता। और जो इन्वेस्टर्स उनके एसपीओ में जो इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अब तक इनके काले कारनामों से वाकिफ नहीं होते, और वो वैसे ही आगे चले जाते, मीडिया खरीदते, ये करते वो करते। हम जनता बैठ के चुपचाप मूक दर्शक होके देखते रहते। अब पहले पत्रकार जिसकी हम बात करेंगे, जो इसी विषय पे लगातार रिपोर्टिंग कर चुके हैं, परंजय रॉय गुहा। हमारे देश के अमीर और गरीब के बीच जो दुराई, ये एक अर्थव्यवस्था में जो असंतुलन आया है, ये हम पहले कभी नहीं देखा। वो एक बहुत बड़े और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके हैं। 2017 में उन्होंने 2 लेख लिखे थे अडानी के खिलाफ। उन लेखों में उन्होंने ये जिक्र किया था, दोनों लेखों में, एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेली करके जो मैगजीन है जिसके वो एडिटर इन चीफ थे तब, उसमें लिखा था, जहाँ पे उन्होंने बात किया था कि कैसे मोदी गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ का जो टैक्स है वो इधर उधर करके अडानी ग्रुप को से माफ़ किया है। और वहीं जो दूसरा आर्टिकल था वो द वायर में पब्लिश हुआ था उसी साल, जिसमें 500 करोड़ की हेरा फेरी टैक्सेस में ओवरलुक की थी जो गवर्नमेंट मोदी जी की, वो उन्होंने उसमें जिक्र किया था और पूरे सबूत के साथ अपनी बातें रखी थी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि परंजय राय गुहा को एक कैटेगराइजेशन कर दिया गया है कि वो लेफ्ट लीनिंग पत्रकार हैं। तो आज का जो इंडिया का इकोसिस्टम है, चाहे इंटेलिजेंसिया का जो सिस्टम है, वहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैं तो आप बुरे हैं और आप एंटी नेशनल हैं। तो यही हुआ, उन पे केसेस कर दिए अडानी ग्रुप ने। ये उनको पता था कि इन केसेस के खिलाफ लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे,
हम उनका जो आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आर्टिकल्स को हटवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ बृहद तौर पे भारत में ना ही सिविल सोसाइटी आवाज़ उठाएगी, ना ही मीडिया और सवाल उठाएगी और ना ही लोग उठाएंगे। तो उन पे केस हो गया भूज के कोर्ट में, और भूज के कोर्ट ने इनिशियल दौर में, शुरुआती दौर में ये कहा कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेली जो मैगज़ीन है वो आर्टिकल्स हटा ले। जो उस मैगज़ीन ने किया भी, हटा लिया, और परंजो रघुआ ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। लेकिन द वायर ने ये फैसला किया कि वो केस को लड़ेंगे, परस्यू करेंगे, और द वायर को 2018 में ये जीत मिली कि वहाँ के सेशन कोर्ट और सेशन जज ने भूज के ये कहा कि ये इस स्टोरी को आप रख सकते हैं, इस पर रोक नहीं लगा सकते, इसमें बैन और इंजेक्शन नहीं हो सकता। तो आप समझिए कि ऐसे जो परंजो रघुआ और इनके जैसे पत्रकार हैं जो लगातार सवाल उठाते रहे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का रूलिंग क्लास, ऑपोजिशन और जो मीडिया है वो कॉम्प्लिसिट है, और वो जो भी पत्रकार बड़े बड़े एंटिटीज़ के खिलाफ खड़े होते हैं उनको दबाने में मदद करते हैं, उन कॉरपोरेट्स की, या फिर चुप हो जाते हैं। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम विदेशी पत्रकारों की देख में ना रहें कि वो आएंगे और हमें बचाएंगे। हमारे जो भारत के पत्रकार हैं जो भी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वही लोकतंत्र को बचाएंगे। अब एक और पत्रकार की बात करते हैं, सिद्दीकी कपान। ये जब मैं नाम सुनता हूँ ना, तो एक पत्रकार के साथ क्या क्या बुरा हो सकता है ये मेरे आंखों के सामने चलने लगता है। मदुरा जेल में बहुत हरासमेंट हुआ। वो इसलिए क्योंकि एक पत्रकार जो 2020 में एक केस रिपोर्ट करने गया था, वो केस क्या था? हाथरस में एक दलित लड़की का रेप, गैंग रेप, जो उस गैंग रेप के बाद जी न सकी, और वो दिल्ली से हाथरस उसकी बॉडी लाई गई थी, और वहाँ पे सरकार ने और वहाँ की पुलिस ने जबरन रात को उसकी लाश जला दी थी। वहाँ पे जब ये रिपोर्ट करने जा रहे थे सिद्दीकी कपान, तो बीच रास्ते में इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये कहा गया कि ये वहाँ पे जाके हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। एक पत्रकार वहाँ जाके हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकता है, और उन पे यूएपीए की धाराओं के तहत केस दर्ज हो गए। वो 28 महीनों से जेल में थे और आज सुबह छूट के आए हैं। आप एक चीज़ अगर गौर से देखेंगे तो सिद्दीकी कपान को ही क्यों अरेस्ट किया गया? वहाँ पे तनुश्री पांडे जैसी जाबाज पत्रकार थी, जो सरकार जब लाश जला रही थी तो उन्होंने पिक्चर क्लिक किया, फ़ोटो, और दुनिया के सामने सरकार और उत्तर प्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्सपोज कर दिया। उन पे यूएपीए क्यों नहीं लगा? वो भी तो हिंसा भड़का ही सकती थी। लेकिन यहाँ अंतर है धर्म का। तनुश्री पांडे और उनके जैसे तमाम पत्रकार जो उस दिन सरकार से दो दो हाथ कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से दो दो हाथ कर रहे थे उस केस को रिपोर्ट करने के लिए, वो ज़्यादातर हिंदू थे या फिर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। इसीलिए उनके खिलाफ यूएपीए या फिर पीएमएलए एक्ट के तहत कोई केस दर्ज नहीं हुआ। लेकिन सिद्दीकी कपान एक केरला से थे, 2 मुस्लिम थे, और 3 किसी बड़े मैगज़ीन या मीडिया हाउस से नहीं थे। इसी कारण उन पर केस दर केस थोपे गए और एक पत्रकार को मजबूर किया गया कि वो अपनी पत्रकारिता पे शक करे, संदेह करे। और एक बात, पिछले हफ्ते एक डॉक्यूमेंट्री आई थी बीबीसी की जिसने बवाल खड़ा कर दिया था चारों तरफ। हो हल्ला, एकदम ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो गई है। मोदी जी के बारे में अगर कोई 2 शब्द भी सुन लेगा तो देश में तबाही आ जाएगी, प्रलय आ जाएगा, तो उसको बैन किया गया। लेकिन एक वैसी ही डॉक्यूमेंट्री और आई है, और ये आई है DWTV जो जर्मन पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उससे आई है। और वहाँ पे भारत में जो रिलीजियस पोलराइजेशन है और उसमें हिंदुत्व पॉप, मतलब कि लोक गायक और गायक जो हिंदी हार्टलैंड्स, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ एकदम आक्रामक तरीके से गाने गा रहे हैं। मिलके सब लोग बोलना तालियां बजा के, मस्जिद कहीं और बनाओ तुम, ये राम लला का डेरा है।
जहाँ पे उनकी मारने की, उनके कत्ल करने की से लेकर उनको दोहरे दर्जे का नागरिक बनाने तक की पैरवी की जा रही है इन गानों के जरिए। इस पे एक अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री आई है, लेकिन इस पे कोई बवाल नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पे जुड़े हुए नहीं हैं और उनके चरित्र पे सवालिया निशान नहीं हो रहा है, उनके गुर्गों के ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है, जिससे कि प्रधानमंत्री कभी भी पल्ला झाड़ सकते हैं उनको फ्रिंज का नाम देकर। तो आप समझिए कि ये 8 साल की जो मेहनत है एक इमेज बनाने में, अपने कॉरपोरेट दोस्तों को सपोर्ट करने में और उनकी मदद से अपनी सरकार की रक्षा करने में, वो एक डॉक्यूमेंट्री से धूमिल हो सकती है। तो सोचिए कि अगर देश में 4-5 पत्रकार ऐसे निकल गए जो फिर से सवाल पूछना शुरू कर दें, तो ये सरकार कितने दिनों तक टिकेगी। अगर यूपीए 2 या फिर यूपीए 1 के टाइम पे आप देखें तो हर पत्रकार सरकार के खिलाफ आक्रामक था, जो कि होना चाहिए, सही था। लेकिन अभी तो सब नतमस्तक हैं महामहिम प्रधानमंत्री के चरणों में, और प्रधानमंत्री इसीलिए छोटी छोटी खबरों से भी डर जाते हैं। तो वहीं पे ऐसी सिचुएशन में सिद्दीकी कपान या फिर उन तमाम पत्रकारों के साथ वो बर्बर सलूक करते हैं, जहाँ पे उनको जेल में रखा जाता है। बहुत सारे केसेस में तो मर्डर तक हो गए हैं पत्रकारों के उनका काम करने के लिए। तो उनको डराया धमकाया और उनको उनकी जगह दिखाई जाती है और कहा जाता है कि अगर आप बोलेंगे तो मरेंगे या फिर जेल में चक्की पीसेंगे। नौकरी तो जा ही रही है, वो तो चलो खैर अलग बात है, लेकिन ये नौकरी सिर्फ उन लोगों की जा रही है जो पत्रकार हैं, हिंदू हैं और सरकार के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन अगर पत्रकार हैं, मुसलमान हैं और सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आप पे दोहरी तलवारें लटकी हुई हैं। तो पत्रकार बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी धर्म विशेष का हो या ना हो। पत्रकार हमारी रीढ़ है लोकतंत्र की। पत्रकारों को इज्जत दो। लेकिन एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर एक पत्रकार अपनी रीढ़ और अपने जो अंदर की आत्मा को अगर मार दे और जो दबाने वाला वर्ग है एक बड़े वर्ग को, उसके साथ खड़ा हो जाए, जैसे कि कॉरपोरेट्स के साथ खड़ा हो जाए या फिर एक दमनकारी सरकार के साथ खड़ा हो जाए, तो वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा अभिशाप भी हो सकता है। बहुत एक पतली लाइन होती है अच्छे पत्रकार और बुरे पत्रकार में, और ये सुनिश्चित करती है कि देश और ये देश का लोकतंत्र और एक संपूर्ण भविष्य जो होता है वो किधर जाएगा। तो पत्रकारिता बहुत ही ज़रूरी है, अच्छी पत्रकारिता। नमस्कार, फिर से कुछ ऐसा ही लेके हाजिर होंगे।